नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए अपने इस चैनल आइए सुने कहानी के माध्यम से पहली बार यशपाल जी द्वारा लिखित एक कहानी उत्तराधिकारी सुनाने जा रही हूँ। यशपाल हिंदी के प्रमुख कहानीकारों में से एक हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर सन 1903 को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। कॉलेज के विद्यार्थी जीवन में ही ये क्रांतिकारी बन गए थे। भगत सिंह द्वारा सार्जेंट सॉन्डर्स को गोली मारना, दिल्ली असेंबली पर बम फेंकना तथा लाहौर में बम फैक्ट्री पकड़े जाना आदि इन सभी षड्यंत्रों में इनका भी हाथ था। बाद में साम्राज्यवादी प्रजातंत्र सेना के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के इलाहाबाद में अंग्रेजों की गोली का शिकार हो जाने पर ये सेना के कमांडर भी नियुक्त हुए। तो आइए इन्हीं महान क्रांतिकारी लेखक यशपाल जी की कहानी सुनते हैं। उत्तराधिकारी। दानपुर के इलाके की गरीबी के ख्याल से हरसिंह का परिवार अच्छा खाता पीता था। उसके बाप और चाचा ने पुश्तैनी जमीन बांटी नहीं थी। उसके चाचा के लड़के 2 छोटे भाई भी थे। खेती के कामकाज के लिए घर में आदमियों की कमी न थी। उतनी जमीन पर कितने आदमी काम करते। पहाड़ के छोटे छोटे खेतों में एक आदमी मेहनत करे या 2, फसल की निकासी में कोई फर्क नहीं पड़ता। मर्द खेत जोत कर औरतों के हवाले कर देते हैं और लुनाई तक वे ही उन्हें संभालती हैं। गोरू और भेड़ बकरी की रखवाली बच्चे कर लेते हैं। उनके सीधे सादे जीवन की सभी आवश्यकताएं वहां पूरी हो जाती हैं। अपने खेतों में मंडुआ और चुआ का अनाज, गांव से दूध घी और घर की भेड़ों की ऊन से कता बुना कपड़ा, मर्दों के कंधों से कमर तक घर के बुने कंबल का गाता लोहे के एक बड़े सुए से संभला रहता है। कमर ढकने के लिए कभी हाथ भर और कभी बालिश्त भर चौड़ा कपड़ा। स्त्रियां भी ऐसा ही गाता और नीचे मोटा लहंगा पहने रहती हैं। शौक किया तो गाते के सुए में चांदी की जंजीर लटका ली। पहाड़ी देहातों के आपसी विनिमय में रुपये पैसे की जरूरत प्रायः नहीं पड़ती, पर कुछ काम है जो रुपये से ही पूरे होते हैं। सरकारी मालगुजारी, गहना, ब्याह शादी का दस्तूर और कभी अदालत कचहरी का काम रुपये के बिना निभ नहीं सकते। दानपुर में ऐसी कोई पैदावार या कारोबार नहीं जो रुपया लाए। जितना पैदा होता है वही खप जाता है। दानपुर में रुपया आता है कुछ तो निगला की चटाइयों की बिक्री से और खासकर सरकारी खजाने से सिपाहियों की तनख्वाहों और पेंशनों के रूप में। दानपुर की पट्टी खूब फैली हुई है, परंतु खेती और बस्ती कम, जंगल और पहाड़ी ज्यादा। सरकारी खजाने से लगभग 2 लाख रुपया सालाना तनख्वाहों और पेंशनों के रूप में वहां आता है। इस रुपये का मूल्य दानपुरिया अपने जवानों की जिंदगियों और खून से चुकाते हैं। दानपुरिया जवानों के गठीले, सबल और दृढ़ शरीर, उनकी निर्धनता और भोलेपन के कारण ब्रिटिश साम्राज्यशाही की सेनाओं के लिए भर्ती करने वाले अफसर इन्हें सदा चाव और पक्षपात की दृष्टि से देखते रहे हैं। वहां बिरला ही परिवार होगा जिसने सेना को जवान न दिए हों। दानपुर के जवानों की हड्डियों से दूर दूर देशों की भूमि उर्वरा हुई है। दानपुरियों के पास रुपया कमाने का दूसरा कोई उपाय है भी नहीं। दानपुर में ब्याह कम उम्र में ही हो जाते हैं। हरसिंह का भी ब्याह जल्दी हो गया। उसकी बहू 12 बरस की हुई तो ससुराल आ गई। घर और खेती का काम बटाने को 2 हाथ और हो गए। हरसिंह के 2 चचेरे छोटे भाई भी थे। बहनें गईं तो बहुएं आने लगीं। हरसिंह 20 बरस का हो गया था। वो रानीखेत जाकर अंग्रेज सरकार बहादुर की फौज में भर्ती हो गया। हरसिंह के बाप और चाचा निभाते चले आ रहे थे, परंतु परिवार बढ़ा तो खटपट भी होने लगी। हरसिंह के चाचा के लड़कों का ख्याल था कि काम तो हम सभी करते हैं, जमीन कहने को साझी है। ताऊ का लड़का पलटन में चला गया और उसकी तनख्वाह ताऊ अपनी जेब में रख लेता है। हरसिंह का बाप सोचता, अब मैं लड़के की कमाई से खेत जमीन खरीदूं तो उसमें हिस्सेदार दूसरे भी होंगे। आखिर पंचायत में बंटवारा हो गया। हरसिंह बरस के बरस छुट्टी पर आता और अपनी बहू मानी की भरती हुई जवानी देखता। हरसिंह की बहू 15 बरस की हो रही थी। उस साल हरसिंह छुट्टी पर नहीं आ सका। पड़ोसी गांव के दूसरे सिपाहियों में से भी बहुत कम घर आए। हरसिंह छुट्टी पर घर नहीं आया, लेकिन पटवारी के यहाँ से हरसिंह के घर संदेश आया कि तुम्हारा लड़का लाम पर समुद्र पार चला गया है, तुम डाकखाने जाकर उसकी तनख्वाह ले लो। हरसिंह जब तक समुद्र पार रहेगा हर माह इसी प्रकार तनख्वाह मिलती रहेगी। मानी ने अपने आदमी के समुद्र पार चले जाने की बात सुनी तो उदास हो गई, पर उदास होकर बैठने से चलता कैसे? घर और खेती का काम तो करना ही था। उदासी हो या खुशहाली, और आँख की ओट जैसा 1 कोस वैसा 100 कोस।
यूं भी तो बरस में महीने भर को ही आता था। 2 बरस और बीत गए। मानी के शरीर पर ऐसी सुडौल जवानी फूट रही थी कि जिसके पास से गुजरती वो एक नज़र देखे बिना न रह पाता। गांव के और पड़ोसी गांव के भी अधिकतर जवान सरकारी फौज में भर्ती थे, लेकिन गांवों में आदमी तो थे ही। मानी लोगों की आंखें पहचानने लगी और आंखों में देखने भी लगी। दिन भर की हाड़तोड़ मेहनत में जरा हंस लेने, मुस्कुरा लेने से मन हल्का हो जाता था। घर में बड़े बूढ़ियों के सामने कब तक मुंह लटकाए बैठी रहे। मानी के सास ससुर उसे खेतों और घर के कामकाज में या पशुओं के प्रति बेपरवाही के लिए डांटते ही रहते थे। अब सास लोगों से बोलने चालने पर भी डांटने लगी। कुछ दिन तो मानी इस डांट फटकार को कान के पीछे डाल चुप रह गई, लेकिन जब उसके आने जाने पर रोक टोक लगने लगी तो मानी ने भौहें टेढ़ी कर कर जवाब दिया, घर में रहने नहीं देती हो तो बता दो, 2 रोटियां ही तो खाती हूँ, मेरे लिए यहाँ क्या रखा है? जब आएगा उसे जो कहना होगा कह लेगा। तुम्हें भारी हो रही हूँ तो कह दो, मेरे भी हाथ पांव चलते हैं, दुनिया बहुत बड़ी है। इस पर भी जब ससुर ने धमकाया तो सुबह पशुओं के लिए घास काटने जाकर मानी रात को भी घर न लौटी। ससुर उसे खुशामद कर पड़ोस के गांव से लौटा लाया। बूढ़ा बदनामी से डर गया और सोचा, बेटा तो लाम पर गया है, ये भी चल दे तो पीछे खेती का काम कौन निभाएगा? घर में कोई बच्चे भी नहीं कि गोरू ही रख लेता। पानी, ईंधन और पशुओं के लिए घास पात की मदद से भी जाएगा। 4 बरस बाद लाम खत्म हुई। कुछ सिपाही लौटे और कुछ नहीं लौटे। हरसिंह नहीं लौटा, लेकिन उसकी तनख्वाह बराबर मिलती रही। खबर मिली कि वो लाम में जख्मी हो गया था, अस्पताल में है, चंगा होकर आएगा। इसी बीच मानी के ससुर के पेट में मरोड़ उठी और वो चल बसा। बुढ़िया बेचारी हलियों से हल जुतवा कर बहू के साथ खेती निभा रही थी। मानी का मन नहीं लगता था, शरीर थकावट में बिखरा बिखरा जाता था। वो मन को मारती, परंतु पड़ोसी, खासकर जुहार बेचैन कर देते। वो बेबस हो जाती। मानी फिर पड़ोस के गांव चली गई। जुहार उसे ढाटी घर वाली बैठाने को तैयार थे, परंतु मानी की सास ने जाकर पट्टी के रंगरूटी हवलदार के सामने दुहाई दी कि उसका बेटा सरकार की नौकरी में खून बहा रहा है और लोग उसकी बहू को भगा ले गए। सरकार हमारा इतना भी ख्याल न करेगी। रंगरूटी हवलदार को भी पसंद नहीं था कि जुहार अकेला मानी को संभाल कर बैठ जाए। हवलदार ने जुहार को धमका दिया। अब मानी से हंसने खेलने को तो बहुत लोग तैयार थे, लेकिन उसे अपने यहाँ बसा लेने का साहस किसी में न था। हरसिंह ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए महायुद्ध में लड़ता हुआ लगभग युद्ध समाप्त होने के समय बुरी तरह से जख्मी हो गया था। उसकी कमर के आसपास लगने वाले जख्म बहुत पेचीदा थे। विषैली गैस का प्रभाव भी उसके स्वास्थ्य पर गहरा पड़ा था। प्रायः 1.5 बरस तक फौजी अस्पताल में उसका इलाज होता रहा। वो चलने फिरने के लायक हो गया, परंतु मर्द नहीं रहा। अंग्रेज सरकार ने उसकी वफादारी और युद्ध में जख्मों से बेकार हो जाने के कारण उसे आधी नौकरी में ही पूरी पेंशन देकर छुट्टी दे दी। हरसिंह पूरे 4.5 बरस बाद गांव लौटा। लौटकर देखा उसका बूढ़ा बाप नहीं रहा था। घर में उसकी माँ, बहू और उसका एक लड़का मौजूद था। अपनी अनुपस्थिति में हो गया लड़का देख हरसिंह क्रोध से झल्ला उठा। उसने सोचा, लड़का उसका होता तो 4 बरस से ज्यादा का होता, बच्चा था केवल 2 बरस का। हरसिंह की माँ ने माथे पर हाथ मारकर कहा, तो मैं क्या करती, मैं ही जानती हूँ कैसे इस चुड़ैल को नथिया कर रोके रखा। अब वो सब जाने दे, तू भी तो ऐसे वक्त चला गया। उसकी जवानी का अंधर था, कौन नहीं जानता, बरसात की पहली आंधी में पेड़ गिरा ही करते हैं। अब ढंग से निभा, लड़का है तो जवान भी होगा, तेरा ही है। हरसिंह ज्यों ज्यों इस बारे में सोचता उसके सिर में खून चढ़ता जाता। उसका व्यवहार मानी से ऐसा था जैसे जेलर का अपराधी से होता है। मानी सिर झुकाए चुप रह जाती या रो देती। जहाँ तक बन पड़ता वो पति की आंखों से ओझल रहकर घर या खेती के काम में उलझी रहती। कभी हरसिंह मानी पर हाथ छोड़ बैठता, मानी वो भी सह जाती, परंतु हरसिंह का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो मानी की हर बात पर आग बबूला हो जाता, बात बात में बच्चे को ठोकर मार देता। मानी और तो सब कुछ सह जाती, पर बेकसूर बच्चे पर मार न सह सकती। मानी ने बच्चे को मारने पर एतराज किया। हरसिंह और भी बिगड़ उठा, मैं अभी तुझे और तेरे इस हरामी को काट कर फेंकता हूँ। हरसिंह सचमुच छत की धन्नी में खोसे हुए लकड़ी काटने के दांव की ओर लपका।
मानी के शरीर से मानो सारा रक्त खिंच गया, परंतु प्रतीक्षा कर गिड़गिड़ाने का अवसर नहीं था। अपने बच्चे को छाती से चिपटाकर वो पूरी शक्ति से भाग गई। हरसिंह जब धन्नी से दांव खींचकर लौटा तो मानी बच्चे को लेकर भाग चुकी थी। उतना तेज भागकर जवान मानी को पकड़ लेना हरसिंह के सामर्थ्य में नहीं था। होठ काटकर उसने सोचा, भाग गई, खैर जब लौटेगी। मानी सांझ तक नहीं लौटी। माँ ने रोटी सेक दी, परंतु हरसिंह खा नहीं सका। वो पुआल पर कंबल बिछाकर लेटा तो दांव सिरहाने रख लिया। मानी की दुष्टता का बदला लिए बिना वो जिंदा रहने को तैयार न था। जब मानी आधी रात तक भी ना लौटी तो उसे निश्चय हो गया, अब नहीं आएगी। सोचा, जुहार के यहाँ गई होगी, जाए, मैं हरजाई को अपने यहाँ नहीं रखूंगा। दूसरे दिन भी मानी नहीं लौटी तो हरसिंह ने टोह ली। वो सचमुच जुहार के यहाँ गई थी। वो जुहार के यहाँ पहुंचा। जुहार और उसका भाई हाथ में दांव लेकर सामने आए और बोले, बोल क्या करेगा? हरसिंह ने कहा, अच्छा पंचों में फैसला होगा। हरसिंह ने पंचायत कराई। पंचों ने तंबाकू और जाग का सत्कार पाकर फैसला किया। मानी हरसिंह की ब्याहता औरत है। जुहार मानी को ढाटी घरवाली रखना चाहता है तो हरसिंह की इज्जत का हर्जाना यानी जर जेवर की कीमत 100 रुपया दे। हरसिंह ने भरी पंचायत में जुहार से 100 रुपया लेकर अपनी इज्जत तो बचा ली, पर उसके मन पर लगा घाव पूरा नहीं हुआ। पर जिंदगी तो निभानी ही थी। वो चुपचाप जानवरों और खेती का काम करने लगा। अकेले आदमी के लिए काम इतना था कि दिन भर किए पर भी पूरा ना होता। हरसिंह के लिए यही अच्छा था। बूढ़ी माँ और बेटा दिन काटने लगे। वे ना आपस में बोलते थे ना किसी दूसरे से। मानी को गए 3 बरस हो गए थे। हरसिंह ने सब तरफ से ध्यान हटाकर अपनी जमीन में ही आंखें गड़ा दी थीं। सरकारी कायदे से उसने अपनी जमीन से लगती बेनाब जमीन तोड़कर 5 नाली खेत और बना लिए। अपनी दोनों भैंसों का घी जमाकर बेचता रहा और 3 बरस की पेंशन का रुपया जमा कर उसने वारिसों से भी 5 खेत और खरीद लिए। गांव के लोग उसकी इन बातों पर हंसते। अकेली तो जान है, किसके लिए कर कर के मर रहा है। चरस की चिलम के लिए पैसा भी खर्चने में जान निकलती है। वारिसों ने भी इसी ख्याल से जमीन सस्ती दे दी कि मुफ्त का रुपया दे रहा है तो क्यों ना ले। इसके आंख बंद करने पर तो जमीन अपनी होगी। 10 नहीं तो 15 बरस और जोत लेगा, फिर तो इसकी कमाई अपने ही बाल बच्चों के हाथ आएगी। इसका कौन है, क्या छाती पे रख के ले जाएगा? उसके वारिसों और गांव वालों ने सुना कि हरसिंह इस उम्र में ढाटी के लिए औरत ढूंढ रहा है तो हैरान रह गए। जाड़े के दिनों में जब खेती, फसल और ईंधन कटाई का काम नहीं था, हरसिंह 6-7 दिन के लिए रंगोड़ की तरफ गया है। 1 महीने बाद फिर 6-7 दिन के लिए उधर गया और सचमुच एक 23-24 बरस की कुछ बीमार सी, दुबली पतली सी, जवान खूबसूरत औरत को ले आया। गांव के लोग हैरान रह गए और हरसिंह के वारिसों के कलेजे पर तो सांप लूट गया। लेकिन क्या कर सकते थे? हरसिंह ने पंचायत में कह दिया था कि हरजाना भर के यानी जर जेवर की कीमत तार कर औरत को लाया है। लोगों ने हरजाने की रकम 300 गुनी सुनी तो हैरान रह गए। कपकोट के पास हरसिंह ने एक रात जिस किसान के यहाँ डेरा किया था, रात में तंबाकू पीते हुए उसी को अपनी परेशानी कह सुनाई कि इतनी जमीन, गोरू और धन, भेड़ बकरी हैं, लेकिन वो पलटन में था तो उसकी घरवाली को लोग बहका ले गए। वो घर भसाने की फेर में है। उसके यजमान मेजबान किसान ने सिर पर हाथ मारकर अपना दुखड़ा सुनाया कि उसने अपनी लड़की कुशली नरमा गांव के अच्छे खाते पीते किसान को ब्याही थी। बेचारी के 2 बच्चे भी हुए, पर देवता की माया से दोनों जाते रहे। उस कमबख्त ने दूसरा ब्याह कर लिया है और उसकी लड़की को दूर गांव की अपनी ज़मीन में डाल दिया। उसे बुरी आदतें हैं, शराब पीता है, जुआ खेलता है। कुशली को सौत के यहाँ ले गया। सौत उसे सहती नहीं, कहते हैं बच्चे खा गई, इसकी छाया मेरे बच्चों को भी बुरी लगेगी। एक रोज दोनों ने मारा। बेचारी रोती हुई आकर मायके बैठ गई। हरसिंह कुशली के आदमी को जोर जेवर का खर्चा देकर कुशली को ढाटी बसाने के लिए तैयार हो गया। उसने बूढ़े से कहा तो उसके आदमी से बात कर ले, मैं खर्चा लेकर आता हूँ। कुशली का आदमी औरत से जान छुड़ाना चाहता था, लेकिन हरजाना मांगा तो इतना ज्यादा। हरसिंह ने पंचों के सामने हरजाना गिन दिया और कुशली को ले आया। हरसिंह के यहाँ आकर कुशली पनप गई। उसके चेहरे पर भी सुर्खी आ गई। वो खुशी खुशी घर और खेती का काम करती। हरसिंह उसे बड़ी खातिर से हाथों हाथ रखता, परंतु उसकी गोद भरने का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के जवान उससे भाभी का रिश्ता जोड़कर उच्छखलता दिखाते। वो होठ दबाकर आंख फेर लेती। उसे चिढ़ाने के लिए गांव की औरतें हरसिंह की कमर में गोली लगने की बात बताकर कहती, यूं ही ब्याह किया है इसने तो। कुशली के पास एक ही जवाब था, तो फिर तुम्हें क्या?
उस बरस जाड़े की फसल बो देने के बाद हरसिंह अल्मोड़ा गया। वो जानता था डॉक्टर लोग चीड़ फाड़ के अलावा और कुछ नहीं जानते, लेकिन देशी वैद्य हकीमों के पास जड़ी बूटी होती है कि जो चाहे कर दें। एक खानदानी वैद्य जी ने उससे 21 रुपए लेकर 21 पुड़िया ऐसी दवाई दे दी कि लोहा खा ले तो पच जाए और पत्थर में छेद कर दे। लौटकर लोगों के हंसने की परवाह न कर हरसिंह ने कुशली का बांझ पर दूर करने के लिए देवता का जागरण भी करवाया। कुशली चुप रही, क्या कर सकती थी। सोचा देवता की करनी का क्या अंत। जब एक बरस और निष्फल बीत गया तो हरसिंह ने कुशली को समझाया, बालेश्वर के देवता की सबसे बड़ी मानता है, तू वहां जाकर दिया जला आ। कुशली ने उसे समझाया, क्यों हंसी कराते हो, तुम्हारे चोट लगी है तो क्या हो सकता है। परंतु हरसिंह ने कहा कि ये सब खेत जमीन आखिर किसके लिए थे। वो संतान चाहता था, उसे संतान की उत्कट चिंता थी, जैसी महाराज दशरथ को अपना सिंहासन सूना हो जाने की आशंका से और महाराज शांतनु को अपना वंश निर्मूल हो जाने के भय से। वो पुत्रेष्टि यज्ञ कैसे न करता। उसने कुशली को समझाया, क्या ये सब काम मकान गोरू खेत जमीन दूसरों के लिए छोड़ जाएंगे। वैशाख पूर्णिमा के दिन बालेश्वर महादेव की पूजा का अपार महात्म्य होता है। हरसिंह ने कुशली को ले जाकर उसी अवसर पर दिया जलाने का निश्चय किया था, परंतु भाग्य की बात एक विषैला कांटा हरसिंह की पिंडली में चुभ जाने के कारण उसका पांव इतना सूज गया था कि उसके लिए चलना असंभव हो गया। हरसिंह ने कुशली को समझाया, देवता के यहाँ जाने का संकल्प किया है तो उसे जूठा करने से देवता का कोप होगा। जाने क्या अनिष्ट हो जाए, तू अकेली ही जा। तू देवता की द्योढ़ी को जा रही है तो वही रक्षा करेगा। बालेश्वर में मेला है, तू लहंगे का कपड़ा और 2-4 चीज गले और हाथ की भी खरीद लेना। डर किसका है, अंग्रेजी राज है, सड़कों पर हरदम तो आदमी चलते हैं, मुसाफिर दुकानों में ठहरते ही हैं। तकलीफ ना करना, चाहे जितना रुपया ले जा, 10, 20, 50, अपना ये सब कुछ है किसके लिए। जब घर में अंधेरा है तो धन जमीन का क्या। अकेली लंबी सफर पर जाते समय कुशली का मन सहम रहा था, परंतु जब आदमी ना माना तो क्या करती। बेचारी चली। जिस राह हरसिंह के साथ नरमा से आई थी उसी राह चली जा रही थी। कुछ दूर जाने पर अल्मोड़ा जाते स्त्री पुरुषों का साथ हो गया और फिर मेले में जाने वाले यात्री मिलने लगे। वैशाख पूर्णिमा के दिन बालेश्वर में बांझ स्त्रियां अंजलि में दीप जलाकर मंदिर के द्वार के सामने जल में दिन रात 24 घंटे दीपक की ओर टकटकी लगाए खड़ी रहती हैं। इस खड़ी तपस्या से स्त्रियों के सिर में चक्कर आ जाता है, वे डगमगा जाती हैं। ठंडे पानी में पांव सुन्न हो जाने से वे गिर पड़ती हैं। तपस्या भंग हो जाने से केवल देवता का वरदान नहीं मिलता, वरन देवता के शाप का भय भी रहता है। इसलिए तप करने वाली स्त्रियों के घर की स्त्रियां और संबंधी उन्हें कंधों और पीठ का सहारा देके साथ खड़े रहते हैं। कुशली बेचारी अकेली थी, उसे कौन सहारा देता। परंतु वो आई थी देवता से संतान मांगने, दिया लेकर तप करने खड़ी कैसे न होती। जब और स्त्रियां अंजलि में दीपक लेकर मंदिर के सामने जल में खड़ी हुईं तो वो भी खड़ी हो गई। घड़ियां पर घड़ियां बीतने लगीं। कुशली अंजलि में दीपक लिए लौ की ओर टकटकी लगाए खड़ी थी। आसपास खड़ी जवान लड़कियां और स्त्रियां डगमगाने लगीं और लोग उन्हें सहारा देने लगे। कोई कोई रोने और चिल्लाने भी लगी, लेकिन उनके संबंधी उन्हें थामे रहे। कुशली को सहारा देने वाला कोई न था। आधी रात बाद उसे जान पड़ने लगा कि उसकी पिंडलियां बर्फ के पैने फलों से कटी जा रही हैं। वो तना कटकर गिर जाने वाले पेड़ की तरह गिर पड़ेगी। उसने अपने दांत दबा लिए, वो नहीं गिरेगी। उसे अनुभव हुआ उसका शरीर हिल रहा है। उसने निश्चय किया वो डिगेगी नहीं। कुशली को मालूम हुआ सामने का मंदिर हिलने लगा, हिलकर कबूतर की तरह तालाब के चारों ओर उड़ने लगा। पहाड़ भी झूले की चरखियों की तरह घूमने लगे, परंतु वो कहती रही, नहीं गिरूंगी, नहीं गिरूंगी। सचमुच गिरने लगी तो उसने सहायता के लिए पुकारा, परंतु होठ खुल नहीं पाए। उसे अपनी अंजलि का दीपक दिखाई नहीं दे रहा था। आंखों के सामने बादल छा गए थे। वो गई, फिर मालूम हुआ कि थम गई। किसी ने उसे थाम लिया। उसे जान पड़ा देवता ने उसे थाम लिया। जब जोर जोर से घंटे घड़ियाल और शंख बजने लगे तो उसे मालूम हुआ कि उसकी अंजलि से दीपक हट गया। कोई उसे घसीट कर जल के बाहर ले जा रहा है, कोई उसे थामे हुए है। वो जमीन पर बैठा दी गई। कोई जोर जोर से उसके पांव और पिंडलियों को मल रहा है। वो अनुभव कर रही थी, परंतु उसके न हाथ हिल सकते थे और न होठ। कुशली के कानों में सुनाई दिया, ले चाय पी ले।
गरम गरम चाय उसके होठों से लगी और जीभ तक बह गई। गले में पहुंचने पर गले ने घूंट भर लिया, तब उसके होंठ और घूंट भर सके। कुशली को दिखाई देने लगा तो जाना कि कोई आदमी उसका सिर मल रहा है, कभी उसकी पिंडलियों को मलने लगता है। वो सिमट गई। मुंह से बोले बिना उसने आदमी के हाथ हटा दिए। आदमी हंस दिया और बोला, थाम नहीं लेता तो गिर नहीं पड़ती। कुशली ने अधखुली आंखों से उसकी ओर देखकर आंखें झुका ली, मानो कह रही हो, ठीक कहता है, तूने बड़ी दया की। सूर्य की किरणें जमीन पर फैल गई थीं। कुशली को इन किरणों से आराम मिल रहा था। वो अपनी पीठ किरणों की ओर कर कर लेटी रही। वो आदमी वहां अपना कंबल छोड़कर उठकर कुछ दूर गया और लौटा तो पत्ते पर गरम जलेबी लिए था। बोला, लो ये खा लो, जिसमें गर्मी आ जाएगी। कुशली धूप में मंदिर के हाथे की दीवार से पीठ लगाकर बैठ गई और जलेबी खाने लगी। अब सुध आने पर कुशली ने उसे पहचाना। पिछले 2 पड़ाव से वो आदमी यात्रियों में उसके साथ ही था। कुशली को अकेले देखकर उसने पूछा था, तू इतनी दूर से अकेली कैसे आई? उस समय कुशली ने जवाब दिया था, ऐसे ही, तुझे क्या? परंतु अब वो बात करने लगा तो कुशली सब कुछ बताती गई। दोपहर तक कुशली की तबीयत ठीक हो गई तो उस आदमी ने कहा, जरा उठ, चल मेला देखें। कोई औरत अकेली नहीं घूम रही थी। कुशली भी उस आदमी के साथ घूमने लगी। उसे देवता की पूजा ठीक से हो जाने का संतोष था। उसने लहंगे का कपड़ा खरीदा, गिलट के खंडवे और पीतल का मुलम्मा चढ़ा गुलबन भी। वो आदमी रखवाली में उसी के साथ बना रहा कि कोई उसे ठग न ले, जैसे वो उसी का आदमी हो। कुशली को झेप मालूम होती पर अच्छा भी लगता। अकेले भी तो अच्छा नहीं लगता ना। रात गए तक मेला होता रहा। जगह जगह गैस जल रही थी। कुशली को जान पड़ रहा था कि दिन से ज़्यादा और अच्छी रोशनी हो रही है। उस आदमी ने कुशली को सेव, पूरियाँ और मिठाई खिलाई। ऐसा तमाशा और मज़ा कुशली ने कभी नहीं देखा था। वो कभी थक कर उस आदमी के साथ बैठ जाती और कभी घूम कर तमाशा देखने लगती। नींद का समय आया। कुशली राह में जिन यात्रियों की भीड़ के साथ आई थी उन्हें खोजने लगी। गणेश सिंह ने, यही उस आदमी का नाम था, कहा, अरे क्या धूर्ती है, कौन वे तेरे सगे हैं? चारों तरफ पेड़ों के नीचे लेटे आदमियों की तरफ संकेत कर उसने कहा, हम लोग भी ऐसे ही कहीं एक तरफ पड़े रहेंगे? नहीं, कुशली ने कहा। उसे डर सा लगा। गणेश सिंह ने जिद की, हमारी इतनी सी बात नहीं मानेगी? कुशली चुप रह गई तो उसने धीमे से मजाक किया, तो फिर इतनी तकलीफ करके दिया क्यों जलाया था? देवता का वरदान खाली जाएगा? कुशली को लज्जा से मधुर कपकपी सी आ गई। हट, उसने सिर झुका पीठ फिराकर कहा और चुप रह गई। दूसरे दिन एक पहर दिन चढ़े वे दोनों मेले से चले तो गीत गाते लोगों की भीड़ के साथ नहीं, बल्कि पीछे पीछे और अलग अलग से। कुशली जानती थी उसे मीलों चलकर फिर हरसिंह के पास ही जाना है, लेकिन इस आदमी का साथ अच्छा लग रहा था। उसका बोल, उसकी नज़रें, उसके पसीने की गंध सुहानी सुहानी मर्द जैसी। कुशली को ऐसा जान पड़ रहा था जैसे देवता की तपस्या से पाया वरदान उस पर छा कर उसके शरीर को बोझिल और शिथिल किए दे रहा हो। ये बोझ ऐसा ही प्यारा लग रहा था जैसे भारी गहनों का बोझ हो। वो बैठने की जगह देख बार बार बैठ जाती। वो इतनी शिथिलता से चली कि बड़ी कठिनता से वे एक ही पड़ाव पार कर सके। अगले दिन गणेश सिंह ने अधिकार के स्वर में कहा, अब तू दानपुर की बीहड़ पहाड़ियों में कहाँ जाएगी? मेरे घर चल। मेरी सयाणी, मतलब घरवाली, पिछले साल 1.5 बरस का लड़का छोड़कर मर गई है। उसे भी पालना और अपने पेट को भी। मेरी 25 नाली ज़मीन है, भैंसें हैं, गाय है, बैल है। तू मुझे देवता ने दी है, चलकर मेरा घर बसा। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। कुशली रो पड़ी, परंतु इस रोने में अभिमान और सुख था। फिर उदास होकर बोली, नहीं, मैं तो जाऊंगी। वो भला आदमी है, गम करेगा। उसने मेरी ढाटी के 300 रुपये दिए हैं। गणेश सिंह नहीं माना। वो क्या तेरा आदमी? तेरा आदमी तो मैं हूँ। मुझे गम नहीं लगेगा। मैं तेरी ढाटी हर्जाना भर दूंगा, चाहे जितनी ज़मीन बेच दूं। उसने कुशली को बाहों में कस लिया और बोला, बोल, मेरा घर उजाड़ेगी? मेरी नहीं है तू? कुशली बोल नहीं पाई, चुप रह गई। उसे हरसिंह का बहुत ख्याल था, पर गणेश सिंह की जिद से अभिमान अनुभव कर रही थी। वो उसके साथ चली जा रही थी। दिल कहता था दानपुर चल, पाँव चले जा रहे थे गणेश सिंह के गांव की ओर। 12 दिन बीत गए और कुशली बालेश्वर से नहीं लौटी तो हरसिंह को चिंता होने लगी। 15 दिन भी बीत गए तो वो परेशान हो गया। मन को समझाया, राह में मांदी ही पड़ गई हो, 2-4 दिन में आती होगी। उसे रात रात भर नींद न आती। सोचता क्या हो गया उसे, कहाँ चली गई?
यहाँ ही लोग उसे तकते रहते थे। थी तो बड़ी भली, आखिर है तो औरत जात। हरसिंह को निश्चय हो गया कि कुशली चली गई। सिर्फ औरत नहीं, उसका देवता से पाया उत्तराधिकारी लड़का भी चला गया। उसे जख्मी होने के कारण अपने शारीरिक असामर्थ्य का भी ख्याल आता, परंतु फिर अपने अधिकार की बात सोचता। है तो मेरी औरत। उसे ये भी पछतावा हुआ कि उसने भरी गोद मानी को घर से क्यों निकाल दिया था। आज उसका लड़का कितना बड़ा हो गया है, गोरू चराता कितना अच्छा लगता है। उस लड़के को देखकर हरसिंह के मन में स्नेह उमड़ने लगता, पर उसकी बात करके अपनी हंसी कराने से क्या लाभ था। हरसिंह का पांव अब ठीक हो गया था। वो कुशली का पता लगाने बालेश्वर की ओर चल दिया। 15 दिन बाद लौटा तो अकेला, चेहरे पर गहरी थकान और परेशानी लिए। खेतों में फसल तैयार हो रही थी, इसलिए बहुत दिन के लिए घर नहीं छोड़ सकता था। उसकी बूढ़ी माँ के हाथ गोड़ अब कठिनता से चलते थे। वो 10-15 मील के चक्कर में घूमकर पता लेता रहा। जेठ में मंडुआ बो देने के बाद उसने जानवरों की रखवाली बुढ़िया के सिर छोड़ी और रंगोड़ की ओर 40 मील का चक्कर लगाया, पर निष्फल। उसके गांव वालों और वारिसदारों ने समझाया कि जो औरत तेरा घर नहीं बसाती, उसके पीछे तू क्यों परेशान है। हाँ, इस बात से सब सहमत थे कि कुशली को जो रखे वो हरसिंह का हर्जाना भरे, पर मालूम तो हो कि बालेश्वर से कुशली को कौन कहाँ ले गया। अगर अल्मोड़ा रानीखेत की राह हल्द्वानी पार कर देश में उतर गई तो फिर क्या पता चलता है। शहर के बीहड़ गुंजानों में कहीं आदमी की गिनती हो सकती है या उसके ठौर ठिकाने का पता लग सकता है। लेकिन हरसिंह हाथ पर हाथ रख बैठने को तैयार नहीं था। उसके वारिस निश्शंक थे कि उसकी औलाद हो नहीं सकती, इसलिए उसे प्रसन्न करने के लिए कुशली का पता लगाने के लिए तैयार हो गए। 1.25 बरस बीत चुका था कुशली को गए। पड़ोस के गांव सौवट का ब्राह्मण कृपादत्त पिथौरागढ़ किसी गवाही में गया था। उसने लौटकर हरसिंह को खबर दी कि मैं कटेरा गांव के पड़ोस से गुजर रहा था तो बाट में कुशली घास का बोझ लिए मिली थी। मैंने पूछा कैसे चली आई। पहले चुप रह गई, फिर आंखों में आंसू भरकर बोली, जब तक वहां थी तो भली थी, अब आ गई तो आ ही गई। तुम्हारे लिए कहती थी, आदमी तो बेचारा भला है, परंतु सब जानते हैं कि अंग भंग है। मैंने कहा कि हरसिंह का हर्जाना तो खैर मिलना ही चाहिए। तो बोली, जो मुझे लाया है वो हर्जाना भरेगा क्यों नहीं। नहीं होगा, जमीन बेचकर भरेगा। अब मैं क्या करूं। उसकी गोद में लड़का भी है, उसके आदमी का नाम ठिकाना सब पता ले आया हूं। अदालत में हर्जाने का दावा कर दे। औरत का अब क्या है, वहां बस गई। उस आदमी से उसका लड़का भी है। अब उसे गणेश सिंह की ही औरत समझ, पर तेरा हर्जाना तो मिलना चाहिए। 300 कम भी तो नहीं होता। हरसिंह ने सब बात ध्यान से सुनकर कहा, देखूंगा महाराज। फसल का मौका था, इसलिए हरसिंह चुप रहा। लोगों ने समझा मन मार गया, परंतु हरसिंह माना नहीं था। उसने अवसर देखकर अपने गांव के 3-4 आदमियों को लिया और कटेर पहुंचा। गणेश सिंह ने कहा, भाई मैं झगड़ा नहीं करता, तू अंग भंग है। औरत अपनी खुशी से मेरे साथ आई है। पंचायत जो कहे हर्जाना भरने को तैयार हूं। हरसिंह ने सिर हिलाकर कहा, मैं 1000 रुपया भी हर्जाना लेने को तैयार नहीं। मैं तो अपना लड़का लेने आया हूं। तेरा लड़का। गणेश सिंह विस्मय से होंठ और आंखें फैलाए रह गया। आखिर पंचायत बैठी। हरसिंह बच्चे को मांग रहा था। पंचों ने कहा, बच्चा तुम्हें कैसे दिला दे। औरत के तेरे घर से जाने के बरस भर बाद लड़का हुआ है। लड़का तेरा कैसे होगा। औरत तेरे साथ जाने को तैयार नहीं। कोई भैंस बकरी तो है नहीं जो बांध कर भेज दे। हाँ, तू हर्जाने का हकदार है। हरसिंह ने पंचों से न्याय मांगा। पंचों, जब तक मेरा हर्जाना नहीं मिला औरत मेरी रही। हर्जाना मिलने के बाद लड़का होता तो मेरा नहीं था। पंचों ने कहा, औरत तेरी थी पर तेरे घर में तो नहीं थी। हरसिंह ने फिर दुहाई दी। उसने जमीन पर लकीर खींचकर कहा, पंचों न्याय करो। ये जमीन लकीर के इस पार मेरी और लकीर के उस पार गणेश सिंह की। मेरे खेत की ककड़ी की बेल फैल कर गणेश सिंह के खेत में चली गई। बोलो पंचों, ककड़ी किसकी मानोगे। जिसकी बेल उसकी ककड़ी, जिसकी औरत उसका बच्चा। हर्जाना देने से पहले औरत को गणेश सिंह की ढांटी मानते हो तो बच्चा उसका। मैं अपना लड़का लूंगा। लड़के की माँ आती है मेरे सिर आंखों पर, नहीं आती तो उसका मन। मैं हर्जाने का 1 पैसा मांगूं तो मेरे लिए गाय का खून। पंचों, ये परमेश्वर का न्याय है, नहीं तो अंग्रेज बहादुर की अदालत है। पंच न्याय नहीं देंगे तो हरसिंह अंग्रेज की अदालत में जाएगा। मेरा घर बार है, जमीन जायदाद है। मैं लड़के के बिना मरूंगा। मुझे पानी की अंजलि कौन देगा। पंचों ने एक दूसरे की ओर देखा और स्वीकार कर लिया कि जब औरत हरसिंह की थी तो लड़का भी हरसिंह का है।
कुशली एक और बैठी थी। पंचों का फैसला सुना तो बच्चे को छाती से चिपटाकर चीख उठी, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। हरसिंह के स्वर में क्रोध नहीं था, धमकी नहीं थी, पंचायत का न्याय जीत लेने का अभिमान भी नहीं था। मुलायम शब्दों में उसने कुशली को समझाया, अरे भगवान, तेरा बच्चा कौन छीनता है तुझसे? अपने घर चल, तू उस घर की मालकिन है। हरसिंह अपने 1 बरस के उत्तराधिकारी को बड़े लाड़ और संतोष से गोद में उठाए दानपुर की ओर चला जा रहा था। कुशली उसके पीछे पीछे चली जा रही थी, जैसे नई ब्याई गैया अपने बछड़ा उठाए ग्वाले के पीछे चली जाती है। तो अभी आप सुन रहे थे यशपाल जी द्वारा लिखित एक कहानी उत्तराधिकारी। आप सबको कहानी और मेरा कथावाचन कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा कथावाचन और कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, इस कहानी को लाइक कर लीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपके सामने मैं हाजिर हो जाऊंगी एक नई कहानी लेकर। नमस्कार।